जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल की चौथी आकलन रिपोर्ट ने ये कहा है कि जलवायु परिवर्तन बेहद तीव्रता से हो रहा है और इसके पीछे मानवीय गतिविधियां सबसे अधिक उत्तरदायी हैं। आईपीसीसी की छठी रिपोर्ट के बारे में अभी हमने हाल ही में पढ़ा था, यहाँ पर मैंने उसकी चौथी रिपोर्ट को कोट किया है। इसके अलावा देखिए, वैज्ञानिकों का ये कहना है कि यदि 1970 से लेकर 2004 के बीच का डाटा लें तो जो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में वृद्धि हुई है उसमें मानव के द्वारा जो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन हुआ है उसमें करीब 70% की वृद्धि हुई है और एक अनुमान है कि 2030 तक इसमें 25 से लेकर 95% तक की वृद्धि रहने का अनुमान है। जब समस्याएं सामने आती हैं तो सुझाव भी सामने आते हैं। जलवायु परिवर्तन का एग्रीकल्चर सेक्टर पर जो प्रभाव पड़ रहा है उसको टैकल करने के लिए एक वर्ड हमारे सामने आया है जिसे कहते हैं क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर। आज की वीडियो में बहुत डिटेल के साथ इस पर हम चर्चा करेंगे, साथ ही हम जानेंगे कि आखिरकार जलवायु परिवर्तन का एग्रीकल्चर सेक्टर पर प्रभाव कैसे पड़ रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं प्राची संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का बेहद स्वागत करती हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट सूचना आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। संस्कृति आईएएस की ओर से सामान्य अध्ययन का एक फाउंडेशन कोर्स लॉन्च किया गया है। ये ऑफलाइन बैच भी है और साथ में लाइव कोर्स के रूप में भी उपलब्ध है। ये देखिए 14 अप्रैल से शुरू हो रहा है। इस कोर्स के बारे में अधिक जानकारी लेने के लिए आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, साथ ही आप संस्कृति आईएएस की वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। देखिए, सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ये जो क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर सीएसए वर्ड है ये आया कहाँ से, इसकी कोई तो हिस्ट्री होगी। तो जो हमारा फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है उसने एक सम्मेलन का आयोजन किया था हेग में और वहाँ पे उन्होंने एक दस्तावेज को रिलीज किया था। इसी दस्तावेज में पहली बार क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर वर्ड का उल्लेख किया गया था। इस दस्तावेज में ही बता दिया गया था कि बदलता हुआ जो जलवायु हमारे सामने एक परिदृश्य देखने को मिल रहा है इसके अनुकूलन में एग्रीकल्चर कैसे हो, साथ में ग्रीन हाउस उत्सर्जन कम कैसे हो, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कैसे हो, इन सब के लिए जो क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर है ये एक विकल्प हो सकता है। यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट दिया गया है न्यूज़पेपर का। फरवरी में क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर को लेकर इसमें आर्टिकल रिलीज हुआ था। आइए समझते हैं, यहाँ पे आपको हिस्ट्री क्लियर हो गई। अब देखिए क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर करने की जरूरत क्या है। हम तो खेती कर ही रहे हैं तो फिर एक नई पद्धति लाने की जरूरत क्या है। तो इसके लिए समझना ये है कि देखिए ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ये तो आप जानते ही हैं, यानी कि क्लाइमेट चेंज तो हो ही रहा है। ठीक है, इस क्लाइमेट चेंज की वजह से एग्रीकल्चर पर हमें खास प्रभाव देखने को मिल रहे हैं। एग्रीकल्चर हमारे लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि हमारे भोजन की स्रोत यहीं से है। हम अपने जीवन का फंडामेंटल जो यूनिट है, जो फूड है, वो यहीं से प्राप्त करते हैं। तो अगर इस पे कोई हानिकारक प्रभाव देखने को मिलेंगे तो उसका सोल्यूशन करना बेहद ज़रूरी हो जाता है। आइए समझते हैं कैसे प्रभाव देखने को मिल रहे हैं। देखिए, जब उच्च तापमान होता है तो ये फसल अवधि को छोटा कर देता है। 3 महीने में कोई फसल पकने वाली थी वो 2 महीने में अपरिपक्व रूप से पक जाएगी। तो जो न्यूट्रिशन उसके अंदर जाने थे, पूरे एक पूरा फसल चक्र जो चलना था, फलों के पकने की जो पूरी सीमा होनी थी वो नहीं हो पाती और फल बिना अपने जीवन काल को पूर्ण किए ही पक जाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली वो हमारी हेल्थ के लिए उतने बेहतर नहीं होते। तो जो उच्च तापमान है ना केवल फसल अवधि को छोटा कर रहा है बल्कि प्रकाश संश्लेषण में बदलाव हो रहा है और ज़्यादा गर्मी की वजह से पौधों की जो ब्रीदिंग का रेट है, जो श्वसन दर है, वो देखिए उसमें बढ़ावा हो जाता है, इजाफा देखने को मिलता है। जब हम ब्रीदिंग तेज करते हैं तो हम एनर्जी का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। आपने भी देखा होगा जब आप सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो हाँफने लगते हैं। इसका मतलब आपकी बॉडी को ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए, आपका हार्ट ज़्यादा ब्लड जो है पंप कर रहा है। तो कहीं ना कहीं आपने जो खाना वगैरह खाया है वो उसका आप ज़्यादा यूज़ कर रहे हो। तो पौधों में भी श्वसन दर बढ़ने से क्या होता है, वो जो फूड बना रहे हैं वो बेसिकली बहुत जल्दी बर्न होने लगता है, बायोमास के रूप में एक्यूमुलेट पौधों में नहीं हो पाता। ठीक है, मोटे तौर पे मैं आपको समझा रही हूँ। कीटाणुओं की आबादी बढ़ती है। ठीक है, आपने देखा होगा जहाँ पे भी गर्म टेम्परेचर होता है वहाँ पर बेसिकली इन्फेक्टेड होने का, वायरस फंगस वगैरह लगने के चांसेस जो है बढ़ जाते हैं। तो हमने समझा कि देखिए सिर्फ एक तापमान की वृद्धि से क्या क्या चेंजेस जो है हमें देखने को मिल रहे हैं। आइए और समझते हैं। जो पोषक तत्व होते हैं वो भी जैविक से गैर जैविक में बदल सकते हैं, यानी कि ऑर्गेनिक से इनऑर्गेनिक हो सकते हैं। उर्वरक के इस्तेमाल की क्षमता को भी ये प्रभावित करता है। देखिए
जो ह्यूमस होता है वो धीरे धीरे क्या है, न्यूट्रिशन को मिट्टी के अंदर रिलीज करता रहता है। लेकिन जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो जो कीटाणु वगैरह होंगे उनकी भी संख्या ज़्यादा होगी, तो ह्यूमस क्या है, बहुत जल्दी जल्दी घटने लगता है। ठीक है, यानी कि जो आप एक वर्ड यूज़ करते हैं कि उसका जो अवशिष्ट का ना एक तेज़ी से ख़त्म होने की दर वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, वहाँ पर जो छोटे छोटे जीव हैं वो उसको और ज़्यादा तेज़ी से प्रयोग करने लगते हैं, जीवों की संख्या वहाँ पर जो है बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये आपने समझा। साथ ही मिट्टी से जो वाष्पन की दर है वो बढ़ जाती है। मिट्टी में नमी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फसल को जो है सपोर्ट करने के लिए, लेकिन अगर बहुत हीट होगा तो मिट्टी से वो वाष्पन जो है करके उड़ जाता है पानी, और मिट्टी में क्या है, क्रैक पड़ जाते हैं, और बेसिकली सूखा पर्वण मिट्टी वो हो जाती है, और उसमें फसल बहुत अच्छे तरीके से उगा के नहीं रख सकते। अगर वहाँ पर सिंचाई की व्यवस्था भी प्रॉपर नहीं है, और ये जो गर्म वाला क्षेत्र है ये लंबे टाइम तक अगर रह लेता है, तो इसकी वजह से देखिए दुष्प्रभाव ऐसा हो सकता है कि शायद मिट्टी जो है एक लॉन्ग टर्म के लिए डैमेज हो जाए। ठीक है, ये आप समझ गए। यहाँ पे देखिए बताया गया है कि एग्रीकल्चर एंड क्लाइमेट चेंज, इथियोपिया फार्मर्स फाइंड क्लाइमेट स्मार्ट वीज टू बीट इरेटिक वेदर। यानी कि जो क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर है ये ना सिर्फ भारत में बल्कि विश्व के ना सिर्फ डेवलप्ड कंट्रीज़ में बल्कि डेवलपिंग कंट्रीज़ में, यहाँ तक कि लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज़ में भी एक रास्ता दिखा रहा है लोगों को कुछ अच्छा करने का। ठीक है, इतना आप समझ गए। उसके बाद देखिए जलवायु परिवर्तन का या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली असर कहाँ कहाँ पे देखने को मिलता है, फसल पर, पानी पर, मिट्टी पर, क्योंकि क्या करता है, पानी की उपलब्धता को कम कर देता है, जिसकी वजह से सुखाड़ की तीव्रता, सूखे की तीव्रता बढ़ जाती है, सूक्ष्म जीवों की आबादी बढ़ जाती है, मिट्टी में जैविक तत्वों की कमी हो जाती है, कम प्रोडक्टिविटी होती है, मृदा अपरदन होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से मिट्टी की उर्वरा शक्ति में गिरावट हो जाती है, और बेसिकली क्या है, ओवरऑल पूरे सिस्टम को जो है प्रभावित करता है। यहाँ पे एक पिक्चर के माध्यम से बताया हुआ है, अगर एक्सेसिव हीट है तो क्या होगा, सरफेस वाटर डिक्रीज होगा, एक्वाफायर्स डिप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, या उसके अलावा जो क्या है, फ्लावरिंग और पॉलिनेशन ऑफ क्रॉप्स होता है वो डिसरप्ट होगा। साथ में क्या बताया हुआ है, वीड, इंसेक्ट और डिजीज ये क्या है, ये बढ़ेंगे। ठीक है, इसके अलावा देखिए अगर फ्लोडिंग वगैरह आती है तो इसकी वजह से डैमेज हो जाती है क्रॉप। ठीक है, नई नई प्रकार की बीमारियां आने लगती हैं, सूखा पड़ने लगता है, कहीं कहीं बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है जिसकी वजह से मिट्टी में जल का भराव हो जाता है, वहाँ पे प्लांटिंग करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, लॉस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज हो जाता है। ठीक है, तो ये सारे रीजंस हैं जो क्लाइमेट चेंज की वजह से होते हैं। कई बार हम ये तो सुनते रहते हैं कि अच्छा क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, बट ये एक्चुअली में कैसे डैमेज कर रहा है चीज़ों को हमें ये नहीं पता होता। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। इसके बाद देखिए, ये तो मैंने ओवरऑल एक स्थिति आपको बताई, अब भारत की क्या स्थिति है इसके बारे में बात करते हैं। देखिए भारत की जो 58% आबादी है वो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर पर डिपेंड है। तो मतलब अगर एग्रीकल्चर के सेक्टर में कोई प्रॉब्लम आती है तो आधे से ज़्यादा आबादी तो डायरेक्टली इफेक्ट होगी, और बाकी की आबादी जो उनके ऊपर निर्भर है अपने खाने के लिए वो भी इफेक्ट में आएगी। तो गवर्नमेंट ने बहुत सारे इनिशिएटिव्स जो है चलाए, वीडियो के एंड में हम उनके बारे में देखेंगे। अब यहाँ पर देखिए कृषि जनगणना 2015-16 को मैंने कोट किया है, तो भारत में किसान के पास औसतन कितनी 1.08 हेक्टेयर भूमि है। देखिए भारत में ना देखा जाए अगर एक डाटा, तो जो आबादी है वो 2020 तक 138 करोड़ तक पहुंच चुकी है, यानी कि वर्ल्ड की 17.7% आबादी भारत अपने पास रखता है। लेकिन अगर वही क्षेत्रफल की बात की जाए तो दुनिया का जो जमीन है उसका मैक्स 2.4% हिस्सा ही हमारे हिस्से आता है। तो जमीन थोड़ी है, लोग ज़्यादा है, तो इसीलिए क्या होता है हर किसी का छोटा छोटा जमीन का टुकड़ा है, इसीलिए देखिए औसतन 1.08 हेक्टेयर एक किसान के पास है। ठीक है, आने वाले कुछ समय में चीन को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा आबादी वाला देश हम बन जाएंगे, तो हमें खाने की भी तो ज़रूरत होगी। लेकिन एक तरफ तो ज़मीन कम है, फिर धीरे धीरे क्लाइमेट चेंज की वजह से प्रोडक्टिविटी कम होती जा रही है, उसके अलावा एग्रीकल्चर में और प्रॉब्लम्स आ रही है, खाना आपको ज़्यादा लोगों को देना है, तो बेसिकली एक सिस्टम तो आपका ख़राब हो गया ना। तो इसको ठीक करने के लिए कुछ नए नए उपाय आ रहे हैं, जिसमें से एक उपाय के
बारे में आज हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए बताया गया है कि 19-20 के अंदर जो हमारा खाद्यान्न उत्पादन था वो 29.95 मिलियन टन था। 20-21 के लिए सरकार ने लक्ष्य कितना रखा था, तो 29.8 रखा था। लेकिन 2050 तक जब हमारी आबादी बढ़ जाएगी तो उत्पादन को दुगना करना पड़ेगा, यानी कि सीधे के सीधे 2 के मल्टीप्लाई में हमें जो है खाना अपने लिए उत्पादित करना पड़ेगा। वेरी टफ टास्क है ये, फिलहाल जो स्थिति दिखती है। तो अब एक अवलोकन कर लेते हैं। देखिए, ना सिर्फ आने वाली जनसंख्या के लिए खाना हमें ज़्यादा लाने की ज़रूरत है, फिलहाल जो जनसंख्या है वो भी कुपोषित है, वो भी भुखमरी का शिकार है। जैसे दुनिया में देखिए करीब 600 मिलियन लोगों जो हैं वो अभी भी भूखे हैं, यानी कि अगर आबादी का एक हिस्सा देखा जाए तो 8.9%। और जो अनुमानित अरब लोग हैं उनको खिलाने के लिए दुनिया को 2050 तक 70% अधिक भोजन उत्पादन करने की आवश्यकता होगी। ठीक है, देखिए जलवायु जो है, कृषि भी इसमें योगदान देता है जलवायु परिवर्तन में। बेसिकली जो ग्रीन हाउस गैस उत्पादित होती है उसका करीब 19 to 29% हिस्सा एग्रीकल्चर ही कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है, तो हमें एग्रीकल्चर को भी ऐसा बनाने की ज़रूरत है जो क्लाइमेट पर कम से कम प्रभाव डाले, जो कम से कम ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन करे। इसके अलावा देखिए 1/3 खाना बर्बाद हो जाता है, तो हमें इस बर्बादी को भी रोकने की ज़रूरत है ताकि इस खाने को हम जो लोग फिलहाल भूखे हैं उनका पेट भरने में यूज कर सके। ठीक है, तो इन सारी चीजों के लिए हमारे पास क्या आया है, उस बहुत सारी चीजें हैं, उसमें से एक है जलवायु स्मार्ट कृषि। अब हम पढ़ते हैं ये क्या है। ठीक है, मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में भी आपको थोड़ा सा बताया था। देखिए, कृषि प्रणालियों का प्रबंधन, यानी कि जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हैं उनका मैनेजमेंट इस तरीके से किया जाए, साथ में जलवायु परिवर्तन के लिए प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया करना। जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसके प्रति जो आप रिएक्शन करो एक पॉजिटिव तरीके से करो, मिटिगेट करो चीज़ों को, अडाप्ट करो चीज़ों को। ठीक है, तो जब आप ऐसा करेंगे तो फिर जो है आप चीज़ों को ठीक तरीके से कर पाएंगे। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है कि ये जो क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर है ये उत्पादकता में और साथ में आय में वृद्धि की बात करता है, जलवायु परिवर्तन के प्रति अडेप्टेबिलिटी की अनुकूलन की बात करता है, साथ ही ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने की बात करता है और बेसिकली ट्रिपल उद्देश्यों की बात जो है करता है। इसमें देखिए क्या होगा, जो छोटी जोत वाले किसान हैं, पशुधन, मछली और वन उत्पादन प्रणालियां हैं, उनकी उत्पादकता तो बढ़ाया जाए, इसकी वजह से किसानों की आय बढ़ाई जाए, ऐसी क्षमता को विकसित करना है। और आने वाले 20 सालों में विश्व के लिए खाद्य की एक जो कुंजी है वो ये साबित हो सकता है। तो यहाँ से आप समझ गए होंगे कि जलवायु स्मार्ट कृषि बेसिकली किस बारे में बात करता है। तो देखिए, अडेप्टेशन यानी कि अनुकूलन, मिटिगेशन यानी कि लचीलापन कम करना और फूड सिक्योरिटी, ये ट्रिपल उद्देश्य हैं। ठीक है, प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना है, नेट रिटर्न को इंक्रीज करना है, इनपुट यूज एफिशिएंसी लेके आना, रिडक्शन इन एमिशन करना है, इंक्रीज करना है रेजिलियंस को, साथ में इंक्रीज करना है जेंडर एंड सोशल इंक्लूजन को। ठीक है, तो ये कुछ कीवर्ड्स होते हैं जिनको आपको ध्यान रखना चाहिए। वापस से आ जाइए, देखिए जलवायु परिवर्तन का विकासशील देशों पर ज़्यादा असर पड़ेगा ऐसा माना जा रहा है, क्योंकि टेक्नोलॉजी में एक तो ये लोग पीछे हैं, दूसरे इनके पॉपुलेशन ज़्यादा है, ज़मीन कम है। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, इन देखिए उच्च तापमान, वर्षा का बदलता हुआ पैटर्न, समुद्र के स्तर में वृद्धि और लगातार जो चरम मौसम की घटनाएं हमें देखने को मिल रही हैं, आपने देखा होगा कि जो विकासशील देश हैं उन पे इनका ज़्यादा असर देखने को मिलता है। ठीक है, ये सारे मिलके क्या है, कृषि, खाद्य और जल आपूर्ति के लिए संकट पैदा करते हैं। इसीलिए खाद्य सुरक्षा को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय विकास प्राथमिकताओं में एक क्या है, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर भी है। ठीक है, ये आप समझ गए। इसके बाद देखिए मैंने ट्रिपल उद्देश्यों के बारे में बताया था, तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है, उत्पादकता में वृद्धि होगी, ऐसा किया जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या किया जाएगा, बढ़ी हुई लचीलापन लिया जाए, यानी कि देखिए जो सूखा है, कीड़े होते हैं, बीमारियां होती हैं या क्लाइमेट से रिलेटेड कुछ अन्य प्रॉब्लम्स हैं, उनके प्रति जो झटके लगते हैं उसके प्रति संवेदनशीलता को कम करना। देखिए ऐसे बीजों का निर्माण करना जो सूखे को झेलने में सक्षम हो, ऐसे पशुओं को पालना जो बदलते हुए जलवायु परिवर्तन के साथ खुद को एडजस्ट कर सके, तो ऐसा करना।
ठीक है, जो छोटे मौसम और अनिश्चित मौसम पैटर्न है, ठीक है, इन तनावों का सामना करने के लिए, जैसे ऐसी फसलों की खेती करना जो साथ में कम बारिश को झेलने में सक्षम हो, या फिर जो जिनका एक तरीके से आप कह सकते हैं सपोर्ट सिस्टम बहुत बढ़िया हो, ऐसे प्रैक्टिसेस को लेके आना जिनकी वजह से जो मिट्टी है उसको कम से कम हानि हो। जैसे जीरो टिलेज के बारे में यूपीएससी में इतनी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है और आने वाले टाइम में पूरी संभावना है कि फिर से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, देखिए कम उत्सर्जन करना, मैंने आपको बताया कि एग्रीकल्चर भी ग्रीन हाउस उत्सर्जन में काफी बड़ा पार्ट अदा करता है। तो देखिए उत्पादित प्रत्येक कैलोरी भोजन के लिए कम से कम उत्सर्जन हो, वनों की कटाई ना हो, वातावरण से कार्बन को अवशोषित करें, ऐसे तरीकों की पहचान करने की जरूरत है। तो इन ट्रिपल उद्देश्यों को हासिल जो है क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर में किया जाता है। तो देखिए यही बताया है, सस्टेनेबली इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड इनकम, स्ट्रेंथन्स रिजिलियंस टू क्लाइमेट चेंज एंड वेरिएबिलिटी और रिड्यूस एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूशन टू क्लाइमेट चेंज। ठीक है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड डेवलपमेंट गोल है हमारे किसके तहत, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर के तहत। ठीक है, समझ गए। इसके बाद देखिए ना सिर्फ कृषि को स्मार्ट करने की जरूरत है बल्कि स्मार्ट सिटी के साथ साथ गांवों को, स्मार्ट विलेज को भी जो है लाने की जरूरत है। तो यहाँ पे बताया गया है, देखिए जो कार्बन होती है जो वातावरण में है, अगर हम ऐसी फसलें उगाएं जो ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन को कैप्चर करें और उस कार्बन को मिट्टी में फिर जो है वो ले जाएं, तो कार्बन स्थिरीकरण इसको कहते हैं। कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखिएगा। तो अगर हम कार्बन स्थिरीकरण की दर को बढ़ा दें तो वातावरण में कार्बन कम हो जाएगी, तो क्योंकि कार्बन की वजह से ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट ज़्यादा हो रहा है तो वो भी धीरे धीरे कम हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे ये बताया गया है कि संरक्षित खेती के तरीकों को अपनाकर जो ग्रीन हाउस गैस है उससे उत्सर्जन को कम करना, साथ में पानी, मिट्टी और हवा की गुणवत्ता को बढ़ाना, ऐसे काम करने की जरूरत है। इसके लिए जो CGIAR है, ठीक है, उसका जलवायु परिवर्तन, कृषि एवं खाद्य सुरक्षा तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को जलवायु अनुरूप कृषि पर राष्ट्रीय पहल अनुसंधान कार्यक्रम जो है चलाया गया था और इसी कार्यक्रम में स्मार्ट विलेज बनाने की कॉन्सेप्ट रखी गई थी। आसान करके समझिए, आपको अपने एग्जाम के लिए बस इतना पता होना चाहिए कि जो CCAFS है और साथ में जो आपका ICR है, ठीक है, ICAR यानी कि आपका कृषि अनुसंधान परिषद, उन्होंने एक कार्यक्रम चलाया है जिस कार्यक्रम का नाम है जलवायु अनुरूप कृषि पर राष्ट्रीय पहल अनुसंधान कार्यक्रम, और इसके तहत ही जो है क्लाइमेट स्मार्ट गांव बनाने पर काम जो है किया जा रहा है। न्यूज़पेपर की एक न्यूज़ में आपको दिखा देती हूँ। देखिए 3 जिलों के 360 गांव जो है वो क्लाइमेट स्मार्ट विलेज बनेंगे। कैसे कैसे, सूखे के दौरान भी उगे ऐसे बीजों की किस्में तैयार की जाएंगी। ठीक है, फिर लाइन्ड फॉर्म पॉन्ड का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, किसानों को मौसम आधारित जो है सलाह दी जाएगी, सूक्ष्म और गौण पोषक तत्वों का वितरण किया जाएगा, मल्चिंग और शून्य जुताई, जीरो टिलेज को बढ़ावा दिया जाएगा, धान की सीधी बुआई, फसल अवशेष प्रबंधन, सौर ऊर्जा सिंचाई पंप की स्थापना की जाएगी। तो इन सब तकनीकों के जरिए एक विलेज को स्मार्ट बनाया जाएगा। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। हरियाणा इस मामले में बहुत ज्यादा काम कर रहा है और हमने आज की वीडियो में जो करनाल में रिसर्च सेंटर है उसके काफी सारे पॉइंट्स को इंक्लूड किया है जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी थे। तो इतना आप समझ गए। अब देखिए कुछ स्मार्ट अगर बनाना है तो उसके लिए कुछ करना होगा, तो कुछ स्मार्ट तकनीकों का प्रयोग करना होगा। तो वो तकनीकें भी अपने आप में स्मार्ट होनी चाहिए। यहाँ पे सिर्फ स्मार्टफोन ही नहीं चलते, बाकी भी बहुत चीज़ें स्मार्ट होती हैं। ठीक है, तो देखिए जल स्मार्ट तकनीकों का यूज़ करना है। सबसे पहली बात तो है ये गेहूं और चावल के साथ साथ मक्का आधारित फसल चक्र अपनाने की ज़रूरत है। ज़रूरत के अनुसार ही भूमि का समतलीकरण किया जाए। देखिए मिट्टी को आप जितना ज़्यादा तंग करेंगे, मिट्टी की नमी उतनी ज़्यादा जो है वाष्पित हो जाती है, उतना ज़्यादा जो है उसकी उर्वरता कम होती है। तो इसलिए जीरो टिलेज को लेके यूपीएससी इतनी बार पूछता है कि कम से कम छेड़िए मिट्टी को, उसकी जो एक अपना स्ट्रक्चर है उसको डिस्टर्ब मत कीजिए। ठीक है, साथ में क्या है, धान में भी वैकल्पिक जल प्रबंधन प्रणाली लेके आना। जो चावल है बहुत ज़्यादा पानी का यूज़ करते हैं, जीरो टिलेज लेके आना। साथ में क्या है, माइक्रो इरिगेशन यानी कि सूक्ष्म सिंचाई तकनीकों का प्रयोग करना। फिर देखिए न्यूट्रिएंट में भी स्मार्ट होने की जरूरत है। किसान अभी क्या है, यूरिया को बस खेती में डालते रहते हैं बिना ये समझे कि उनकी मिट्टी को केवल नाइट्रोजन की जरूरत है या और भी तत्वों की जरूरत है। देखिए जब आप डॉक्टर्स के पास जाते होंगे कई बार, तो डॉक्टर क्या आपको सिर्फ एक विटामिन देता है, जनरली में मल्टी विटामिन प्रिस्क्राइब किए जाते हैं और हमें कहा जाता है
भोजन में हर प्रकार का टेस्ट आप इंक्लूड कीजिए। फलों में हर प्रकार के रंग के फल आप खाइए, क्योंकि हर किसी की अपनी न्यूट्रिएंट एक कंपोजिशन है जो आपकी बॉडी को चाहिए होती है। तो हम क्योंकि एक लिविंग पर्सन है, तो मिट्टी भी तो लिविंग है, पौधे भी तो लिविंग है, तो उनको भी ना सिर्फ मैक्रो बल्कि माइक्रो और साथ में जो आपके और गुण तत्व हैं उनकी भी ज़रूरत होती है। तो कुछ वैसी तकनीक जो है लेके आनी, ये कहाँ से आएगी? पोषक तत्व प्रबंधन आपको लेके आना होगा, ठीक है। न्यूट्रिएंट एक्सपर्ट फसल चक्र आपको लेके आना होगा। जैसे एक बार अगर आपने ऐसी फसल लगाई है जो मिट्टी से ज़्यादा न्यूट्रिएंट को सोख लेती है, तो अगली बार आपको दलहनों की खेती करनी चाहिए, क्योंकि जो दलहन होते हैं वो राइजोबियम बैक्टीरिया के द्वारा जो है मिट्टी के अंदर न्यूट्रिएंट को साइकिल करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद कार्बन स्मार्ट होने की जरूरत है। कार्बन स्मार्ट के लिए जो फसल अवशेष प्रबंधन है, जो पराली जलाई जाती है और उसकी वजह से दिल्ली में पॉल्यूशन को लेकर हंगामा हो जाता है ना, इन सब चीज़ों को मैनेज करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये आप समझिए। इसके बाद और क्या स्मार्ट होने की जरूरत है? ऊर्जा में स्मार्ट होने की ज़रूरत है। तो देखिए, धान बिजाई की जो तकनीकें हैं उनमें सुधार किया जाए, साथ ही जो है जो सौर ऊर्जा पंप वगैरह है उनका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया जाए। फिर मौसम स्मार्ट होने का ज़रूरी है, तो तकनीकों के द्वारा मौसम का पूर्वानुमान जो है हो जाए, ताकि किसानों को पता हो किस तरह की फसल बोनी है। मान लीजिए एक ऐसी फसल बो दी है, ऐसी फसल हार्वेस्ट करने की वो तैयारी कर रहा है जो थोड़ा सा ज़्यादा पानी आते जल्दी सड़ जाएगी, तो बेसिकली उसका तो नुकसान हो जाएगा ना। अगर उसको पहले ही भविष्यवाणी कर दी जाए कि इस बार मानसून जो है बराबर रहेगा या फिर कम रहेगा या ज़्यादा रहेगा, तो उसी हिसाब से अपनी फसल की जो है चक्र को नियंत्रित कर सकता है, ठीक है। सूचकांक आधारित बीमा करने की ज़रूरत है, ठीक है। फसल विविधीकरण करने की ज़रूरत है। सिर्फ गेहूँ और चावल बो के ही काम नहीं चलेगा, आपको मोटे अनाज, सब्जियाँ, फल फूल हर एक चीज़ की खेती करनी होगी, ठीक है। इसके बाद है कि ज्ञान स्मार्ट होना चाहिए। सूचना और प्रसारण तकनीकों का प्रयोग कीजिए। जैसे बहुत सारे चैनल चलाए गए हैं जो स्पेसिफिकली किसानों के लिए चलाए गए हैं। बहुत सारी ऐसी लाइंस शुरू की गई है जहाँ पे आप टेलीफोन करके नॉलेज ले सकते हैं। बहुत सारे रेडियो चैनल्स हैं। तो आपको बेसिकली जब नॉलेज होगी, जैसे आज आपको अगर ये समझ में आ गया कि क्लाइमेट की वजह से क्या फ़र्क पड़ता है और क्यों पड़ता है, अच्छा गर्म होने से पौधों को क्या प्रॉब्लम होता है, अच्छा मिट्टी से पानी उड़ने से मिट्टी में दरार आ जाती है, तो ये सारी चीज़ें जब पता होंगी तभी तो आप इन चीज़ों के लिए काम कर पाएंगे, है ना। तो बेसिकली नॉलेज में भी आपको स्मार्ट होने की ज़रूरत है। तो ये आप समझ गए। अब हमने देखा कि हमें एक स्मार्ट जो है एग्रीकल्चर करना है, तो हमने बहुत सारी चीज़ें समझी। अब क्या क्या ऐसी रणनीतियाँ और तकनीक हैं जिनको हम यूज़ करें तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो देखिए, सहनशील फसलों को बोने की ज़रूरत है। देखिए, महाराष्ट्र का जो औरंगाबाद जिला था सूखे से प्रभावित जिला है, ठीक है। तो वहाँ पर कुछ ऐसी किस्में बोई गई जो सुखाड़ से जो है कम प्रभावित होती थी, जैसे काबुली चना और अरहर की कुछ ऐसी किस्मों की खेती की गई। तो इससे पता चला कि जो परंपरागत बीज थे उनके मुकाबले 20 से 25% की पैदावार अधिक हुई। एक तो आपको सूखे की टेंशन नहीं लेनी पड़ रही, क्योंकि आपकी फसल सूखे के प्रति प्रभावित ज़्यादा होती नहीं। दूसरा, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, तो विन विन सिचुएशन हो गई ना, ठीक है। इसके बाद देखिए क्या है, जो पालतू मवेशी है, जो पोल्ट्री है, उसमें सहनशील प्रजातियों को रखना। देखिए, हमेशा क्या है, जो रीजनल है उसके लिए लोकल होना चाहिए। प्रधानमंत्री जी तो कहते हैं कि वोकल फॉर द लोकल। क्या होता है, हमारी मिट्टी, हमारा मौसम, हमारा पानी, इसके हिसाब से जैसे पौधे, जैसे फल, जैसे जानवर यहाँ जन्म लेते हैं, बेसिकली वही इस मौसम को सहन करने के लिए बने हुए हैं। अगर आप अमेरिकी गाय को भारत की गर्म जलवायु में रखेंगे तो वो बीमार तो पड़ेगी ही, है ना। लेकिन यहाँ की स्वदेशी गाय जो इस मौसम को लेके अडेप्ट है, वो आपको परेशान नहीं करेगी। माना कि वो दूध थोड़ा कम देती हैं, लेकिन उसी हिसाब से उनका जो टेक केयर करना पड़ता है वो भी तो कम होता है। तो जो स्वदेशी नस्लें होती हैं, जो स्थानीय नस्लें हैं, बेसिकली वो आदित्य चरित्र की होती हैं, क्योंकि वो पारिस्थितिकी तंत्र के अनुसार खुद को ढाल लेते हैं। चाहे सूखा हो, प्रजनन हो, ठीक है, निम्न गुणवत्ता का खाना मिलता हो, उसको निगलना और पचाना हो, साथ में बीमारियों को लेके प्रतिरोधक हो, ये सारी क्वालिटीज एक स्थानीय जो किस्म होती है उसके अंदर जो है पाई जाती हैं, ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट देखिए, जल प्रबंधन जो है आपको करने की जरूरत है। इसके लिए क्या है,
जो रेन वाटर है उसको हार्वेस्ट कीजिए, यानी कि वर्षा जल का संचयन कीजिए, माइक्रो इरिगेशन कीजिए, कुछ ऐसी नई नई तकनीकों का यूज़ कीजिए जिनसे जो है पानी का बहुत सटीक यूज़ हो, पानी बर्बाद ना हो। अभी हमारे यहाँ जो सिंचाई की तकनीकें यूज़ की जाती हैं उनमें पानी वेस्ट ज़्यादा होता है, ठीक है। तो पर ड्रॉप मोर क्रॉप, ये करने की ज़रूरत है, ठीक है। यहीं पे ये बताया गया है। देखिए फर्टिलाइज़र और सिंचाई के समय में बदलाव करने की ज़रूरत है, क्योंकि अब मौसम बदल गया है, मानसून के आने जाने का टाइम बदल गया है, गर्मी सर्दी की समय अवधि में फ़र्क हो गया है। तो आप आज से 100 साल पुरानी एग्रीकल्चर के प्रैक्टिसेस पर सस्टेन नहीं कर सकते अगर वो काम नहीं आ रही हैं। तो आपको थोड़ा सा देखने की ज़रूरत है। कम पानी में उगने वाली फसलों पर ध्यान दीजिए, ठीक है। रोपण की अवधि में बदलाव कीजिए, सिंचाई की एक सारणी बनाइए, ठीक है। तो इस तरह के काम जो है करने की आपको ज़रूरत है। यहाँ पे देखिए एक माइक्रो इरिगेशन का एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। ये देखिए रिजर्वायर है, ठीक है, जहाँ पे पानी भरा हुआ है। एक वाटर पंप है जो वाटर को पंप करके कहाँ तक है, पौधों तक आपके पहुँचा जाता है। देखिए ये पॉइंट है, यहाँ से पानी जा रहा है यहाँ पे। इसके बाद ये जड़ें हैं और ये जो है पानी में डूबी रहती हैं। अब अगर पानी, यहाँ पे देखिए एक टाइमर लगा हुआ है, अगर देखिए ओवरफ्लो ड्रेन, अगर पानी जो है ज़्यादा भर जाता है तो वो ओवरफ्लो वापस से कहा जाता है इसी तालाब में आ जाता है। हर एक बूंद का आप यूज़ कर रहे हो, हर एक बूंद आप बचा रहे हो। तो बेसिकली जो समस्या हो चुकी है ना, कम से कम भारत के संदर्भ में अगर मैं कहूँ या फिर जो अन्य देश हैं, तो हर एक बूंद को ही बचाने की ज़रूरत है। आप लोग क्योंकि सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं और आप लोगों को नॉलेज है, तो पानी को लेके आप लोग भी जागरूक हुई और अपने फैमिली मेंबर्स को भी जागरूक कीजिए, ठीक है। फिर देखिए मिट्टी में जैविक कार्बन ज़्यादा से ज़्यादा लाइए। कैसे? जो संरक्षण करने वाली कृषि तकनीकें, कम जुताई हो, खेत में ही खाद बनाई जाए, वर्मी कंपोस्ट का यूज़ किया जाए, फसल अवशेष का इस्तेमाल करो, फलियों वाली फसलें उगाओ, ठीक है। इसके अलावा मिट्टी को फायदा पहुंचाने वाली फसलें उगाओ, समोच्च खेती करो, पोषक तत्वों की रिसाइकल करो। इस तरह के काम जो है करने की जरूरत है। जैसे यहाँ पे देखिए उड़ीसा ने लिडार टेक्नोलॉजी का यूज किया है, किस लिए? वाटर और सोइल कंजर्वेशन के लिए। तो टेक्नोलॉजी तो बहुत कुछ करा सकती है, तो आपको जो है उसका बस यूज करने की जरूरत है। नेक्स्ट समझते हैं। यहाँ पर देखिए बताया हुआ है कि अब हमारा जो राष्ट्रीय कार्यक्रम है, नेशनल लेवल पर हम क्या क्या कर रहे हैं एग्रीकल्चर को स्मार्ट में बदलने के लिए। कोई एक चीज़ नहीं होती है कि हमने वो किया और हमारी खेती स्मार्ट हो जाएगी। हर एक कंपोनेंट के लिए अलग अलग स्टेप, अलग अलग चीज़ें करनी पड़ती हैं। जैसे देखिए हमारा क्या चल रहा है, नेशनल एक्शन प्लान के तहत राष्ट्रीय स्थायी कृषि मिशन लागू किया गया था 2004 में। ये जो नेशनल एक्शन प्लान है, ये क्या है, हमारे जो 8 राष्ट्रीय प्लान थे उनमें से एक है, ठीक है। कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा कि कौन से वो 8 राष्ट्रीय प्लान है, मेरे को 8 के नाम आप जो है लिख के देंगे। तो देखिए इसमें क्या होगा, उपलब्ध संसाधनों का विवेकपूर्ण प्रबंधन करना जो है बताया जा रहा है। प्रति बूंद अधिक फसल, इसके लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, फिर परंपरागत कृषि विकास योजना, जिसको कौन लेके आया है, तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जो है लेके आया है। इन योजनाओं के ना मीन्स की आंसर राइटिंग में नाम कोट करने बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद देखिए कि मिट्टी के बारे में क्या है, कितनी उसकी उर्वरा शक्ति है, कैसे आपको खाद देनी चाहिए, तो मिट्टी स्वास्थ्य कार्ड है। फिर जो यूरिया फर्टिलाइजर है उसका इस्तेमाल आप जुडिशली करो, तो नीम कोटेड यूरिया लेके आई गवर्नमेंट। इसके अलावा जैविक खेती को अपनाने पे जोर दिया जा रहा है और सिक्किम को तो एक जैविक राज्य घोषित भी किया गया था। फिर देखिए कृषि आकस्मिक योजनाएं भी जो है लागू की जा रही है, किसके द्वारा? ICAR के द्वारा, ठीक है। तो इन सारे जो इनिशिएटिव्स हैं इनके बारे में आप जरूर ध्यान रखिएगा। इससे परिणाम क्या आएंगे? अच्छे ही परिणाम आएंगे। तो जिसमें से देखिए क्या होगा, जो आपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की हुई है कि भाई हम जो है 2030 तक इन चीज़ों को ठीक कर लेंगे, उसमें बढ़ावा मिलेगा। कौन कौन से पर्टिकुलर गोल्स में बढ़ावा मिलेगा? तो देखिए SDG पहला जो कि गरीबी में कमी करने की बात करता है, SDG 2 जो खाद्य सुरक्षा की बात करता है, SDG 11 जो लचीले समुदाय की बात करता है, SDG 13 जलवायु क्रिया की बात करता है, SDG 15 पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा की बात करता है। इन पर तो डायरेक्ट इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। इसके अलावा जीरो हंगर है, हेल्थ को लेके चीज़ें, उन पर भी प्रभाव मिलेगा, क्योंकि आपके यहाँ प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो फूड की अवेलेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो अगर आप
आपको पोषण सही से मिलेगा तो आप बीमार कम पड़ेंगे, बीमार कम पड़ेंगे तो आप हेल्दी नेशंस में एक पार्ट अदा करेंगे। ठीक है, ये हो गया। तो इतना कुछ तो करना ही है। इसके अलावा जो करनाल रिसर्च सेंटर है उसने कुछ प्रमुख सिफारिशें भी दी हैं। जैसे उन्होंने ये कहा है कि जो सिंधु गंगा का मैदानी इलाका है वहाँ पे जो धान गेहूँ फसल प्रणाली इतनी ज़्यादा होती है, तो एक तो धान को जीरो टिल मक्का से आप प्रतिस्थापित कर दो, जिससे ना सिर्फ श्रम की बचत होगी बल्कि पानी की जो बढ़ती कमी हो रही है उससे भी आप निपट सकते हो। फिर इन्होंने कहा है खेती तैयार करके जो धान को ऊपर से प्रतिरोपित करते हैं उसकी जगह सीधी बुआई DSR डायरेक्ट सीडलिंग रोपिंग जो है वो लेके आने की जरूरत है। ये जो DSR टेक्नोलॉजी है ना, प्रीलिम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर पिछले साल क्वेश्चन इससे नहीं पूछा गया है तो इस साल क्वेश्चन आने की बेहद संभावना है, मेरा एनालिसिस जो कहता है। इसके अलावा हैप्पी सीडर जैसी मशीनों का आप यूज़ करो जिससे अवशेष वगैरह जलाने ना पड़े, उनकी आप खाद बनाकर खेती में यूज़ कर लो। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें करने की ज़रूरत है। इसके अलावा देखिए जो जीरो टिल और हैप्पी सीडर मशीन उनके बारे में बताया ना केवल फसल की उत्पादकता को बढ़ाती हैं बल्कि फसल अवशेषों को जलाने से रोकती हैं। धान अवशेष प्रबंधन की समस्या के लिए पर्यावरण मैत्री वाला एक अच्छा क्या है विकल्प है। ठीक है, धान गेहूं फसल प्रणाली में अगर आप मूंग दाल को शामिल कर लेंगे तो बेसिकली भूमि स्वास्थ्य उत्पादकता के साथ साथ उर्वरा शक्ति को बरकरार रखने में आपको जो है मदद मिलेगी। ठीक है, तो ये सब चीज़ें यहाँ पर बताई हुई है। तो मैंने यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें क्लियर की है। पहला मैंने क्लियर किया है क्लाइमेट चेंज कैसे एग्रीकल्चर पर प्रभाव डाल रहा है। एक ये क्लियर किया है एग्रीकल्चर अपने आप और साथ में जो मानव है वो इस जलवायु परिवर्तन के पीछे बेहद जिम्मेदार है। तीसरा मैंने आपको समझाया है एग्रीकल्चर पे क्योंकि प्रभाव पड़ रहा है, इसकी वजह से फूड की कमी हो रही है, मिट्टी खराब हो रही है और एक ओवरऑल प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। फिर आपने समझा जब प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन क्या है, उस सॉल्यूशन में से एक हमने स्मार्ट जो है एग्रीकल्चर समझा। फिर हमने समझा गवर्नमेंट की तरफ से कौन कौन से इनिशिएटिव्स चलाए जा रहे हैं जो एक एग्रीकल्चर को स्मार्ट बनाते हैं। इसके अलावा हमने समझा ना सिर्फ एग्रीकल्चर बल्कि विलेजेस को भी स्मार्ट बनाने की ज़रूरत है। तो बहुत सारी कॉन्सेप्ट्स हमने यहाँ पे क्लियर की हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और मुझे टीम से पता चला है वीडियोस कम शेयर करते हैं, तो वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इसी तरह पढ़ाई करते रहिए। मेरी पूरी संस्कृति IAS टीम की तरफ से आप सभी का बेहद धन्यवाद। नमस्कार।